Hey guys, welcome back to another session. Welcome back to the last topic of NLM बैकलॉग सीरीज। और आज के इस टॉपिक में हम लोग टू ब्लॉक सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो फ्रिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसके ऊपर बहुत इजी एंड अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद लास्ट वाले टॉपिक से। ये वाला एक क्वेश्चन अपना रह गया था, जहां पे एक इंसेक्ट है जो 37 डिग्री के इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है और इस सरफेस का म्यू कितना दिया हुआ है, अपने को 1 दिया हुआ है। इफ द सरफेस का म्यू इज 1, तो अपने को पूछा हुआ है कि फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ इंसेक्ट इट कैन मूव विथ। तो इस इंसेक्ट का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा जिससे ये ऊपर या नीचे कहीं भी मूव कर सकता है। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, देख यहाँ पे अगर मैं इस इंसेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, लेट सपोज दिस इज मास m, ये नॉर्मल लग जाएगा और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा mg cos 37 विच इज़ 4/5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा mg sin 37 विच इज़ 3/5। अब देख, अगर ये बॉडी ऊपर भागनी चाहती है, ठीक है ना, जैसे आप जब किसी ग्राउंड में हम जब चलते दौड़ना चाहते हैं, तो उस समय व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बेसिकली पुशिंग द ग्राउंड बैकवर्ड्स, है ना, समझ में आ रहा है। तो अपनी बॉडी को आगे की तरफ जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लग रहा है। तो इफ द इंसेक्ट इज ट्राइंग टू मूव अपवर्ड्स विद सम एक्सेलरेशन, तो इसके ऊपर भी फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, सही है, फॉर अपवर्ड मोशन। एंड डाउनवर्ड मोशन, अगर वो नीचे की तरफ दौड़ते हुए जाएगा विथ सम एक्सेलरेशन, तो किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं लॉजिकली कि अगर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है और ब्लॉक या पूरी बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो देयर इज सम वैल्यू 3/5 mg जो सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ से अपने को मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं मिल सकता। बट अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन का मोशन देखूँ, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ अगर मेरा ये इंसेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट भी डाउनवर्ड होगी और ये इंसेक्ट किस तरफ एक्सेलरेट होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। आप देखो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स यानी 3/5 mg, उसके वेट का साइन कंपोनेंट दोनों ऐड होके इसे एक्सेलरेशन दे रहे हैं विच विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही वाला केस लेंगे और ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 mg प्लस fs एंड डिवाइड बाय इसका मास m, ठीक है ना, टोटल फोर्स डिवाइड बाय मास। अब अगर यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है, तो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फॉर a मैक्स अपन मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3/5 mg एंड प्लस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, म्यू इंटू एन, एन क्या है 4/5 mg, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू 4/5 mg एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इंसेक्ट। मास दोनों में कैंसल आउट हो जाएगा। म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अपने को 1 दिया हुआ है, इधर पुट कर दो। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन g का वैल्यू अगर आप 10 पुट करोगे तो 347/5g यानी 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा पहले पार्ट का आंसर, ठीक है। सो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये इंसेक्ट भाग सकता है जिससे, वो है 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी डाउनवर्ड। बी अपने को पार्ट क्या पूछा हुआ है, बी पार्ट पूछा हुआ है, इसको मैं इधर डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी नीड नहीं अपने को। बी पार्ट अपने को पूछा हुआ है कि फाइंड आउट वेदर द इंसेक्ट कैन मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और नॉट। ये कभी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाएगा या नहीं। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए फोर्सेस कैंसल आउट होना जरूरी है। अगर वो डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है ना, अगर वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी डाउनवर्ड लग रहा है, अपवर्ड मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड लगेगा। अब यहाँ पे आप कोई भी एक केस ले लेते हैं, लेट सपोज इंसेक्ट डाउनवर्ड मूव करे या अपवर्ड मूव करे, मैं कंसिडर कर रहा हूँ लेट सपोज अपवर्ड की तरफ मूव करना चाहता है, एक्सिलरेट होना चाहता है, तो इसका फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा एंड इसके ऊपर इस mg का ये वाला कंपोनेंट 3/5 mg वाला कंपोनेंट इंक्लाइन डाउनवर्ड की तरफ लगेगा। ये कितना हो जाएगा 4/5 mg और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा नॉर्मल। अब देख, अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन जीरो करना है, इसका एक्सेलरेशन जीरो करना है यानी इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से भगाना है, तो ये 3/5 mg और ये fs क्या होने चाहिए, एक दूसरे को कैंसल आउट करने चाहिए। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हियर, fs का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना बेटा, वो है म्यू इंटू एन विच इज 4/5 म्यू mg, वेयर म्यू इज 1, तो म्यू 1 है तो ये हट जाएगा, म्यू यहाँ पे अपने पास क्या आएगा 4/5 mg। अगर मुझे इसे एक्सेलरेशन जीरो करना है तो ये fs 3/5 mg होना चाहिए, तभी एक्सेलरेशन जीरो हो पाएगा। यहाँ पे कितना प्रोवाइड कर सकता है 4/5 mg विच इज ग्रेटर, तो यहाँ पे 101% ये केस पॉसिबल है कि fs का वैल्यू 3/5 mg हो जाएगा और मेरा इंसेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव करेगा। तो यस, दिस इज पॉसिबल केस।
क्यों? क्योंकि जो मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो 4/5 mg है, जो यहाँ पे मेरे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन से कहीं ज़्यादा है, तो अपन ये केस ले सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है टू ब्लॉक सिस्टम। टू ब्लॉक सिस्टम को किस तरीके से सॉल्व करना है, देख बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें बनते हैं। यहाँ पे ये वाला सरफेस अपने को स्मूथ बोल दिया है, और इन दोनों जरूरी नहीं हमेशा स्मूथ होगा, ये वाले सरफेस के बीच में एक दे दिया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, फोर्स किसी भी ब्लॉक पे लगे रहने दो, नीचे या ऊपर किसी के ऊपर भी, अपन कैसे शुरुआत करेंगे, अपन शुरुआत करेंगे, लेट्स कंसिडर बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, बोथ मूविंग टुगेदर विथ एक्सेलरेशन, सम एक्सेलरेशन, ठीक है ना, टुगेदर विथ ए, कुछ एक्सेलरेशन है ए से, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये दोनों एक सिस्टम हो जाएंगे। लेट सपोज राइट साइड में मूव कर रहे हैं विथ सम एक्सेलरेशन ए, तो आप क्या लिख सकते हो, ये जो एक्सेलरेशन है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स डिवाइड बाय m1 प्लस m2 बराबर। मगर हम लोग को तो पता है ना कि ये फोर्स किस पे लग रहा था, फोर्स लग रहा था इस नीचे वाले ब्लॉक पे, तो सबसे पहले नीचे वाला ब्लॉक आगे भागने की कोशिश करेगा। अब जरा समझ, अब इधर आएगा अपना लॉजिकल ब्रेन की फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, रिलेटिव मोशन के अपोजिट। अगर ये m2 राइट साइड जाना चाहता है तो m1 क्या देखेगा कि m2 तो भाग रहा है, तो m2 को रोकने के लिए वो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगाएगा। अब पहले तो स्टैटिक ही लगाएगा ना, बाद में काइनेटिक होगा, और m2 के लिए m1 पीछे छूट जाएगा, इसलिए ये बोलेगा चल तू मेरे साथ चल, और साथ चलने के लिए फ्रिक्शन फोर्स इधर कैसा लगेगा, आगे लगेगा। अब देख, अगर ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं ऐसा मैंने माना, तो इधर अपन मान लेते हैं केस 1, ऐसा अपन मान रहे हैं कि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है। इट मीन्स व्हाट, इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ m1 वाले मास का, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और कितने एक्सेलरेशन से भगा रहे हैं इसको, a एक्सेलरेशन से, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू आ चुका है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, m1f डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सही है सर, इधर तक तो समझ में आया। बट मेरे को ये बताओ कि हमें कैसे पता कि इतना स्टैटिक फ्रिक्शन इस सरफेस जनरेट कर सकता है, नहीं पता ना। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि इस सरफेस के बीच में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना जनरेट हो सकता है। तो इसलिए चेक क्या चेक करना है, एफएस मैक्स कितना है भाई, एफएस मैक्स कितना हो जाएगा यार, इधर हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कौन सा, इन दोनों सरफेस के बीच वाला, विच इज m1g, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू m1 इंटू जी। सही है। अब देखो, अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो इसे ए एक्सेलरेशन से मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन अगर ये मैक्सिमम वैल्यू से कम या बराबर है, तब तो अपना कंडीशन सही है, समझ में आ रहा है। बट अगर ये वाला फ्रिक्शन इससे बहुत ज्यादा हुआ, थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, तो इतना तो पॉसिबल ही केस नहीं है ना स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो तो इतना दे ही नहीं सकता। तो इफ दिस fs इज लेस देन इक्वल्स टू fs मैक्स, देन अपना कंसिडरेशन कैसा है, आर कंसिडरेशन इज करेक्ट, इज करेक्ट। सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो मान लो कोई केस, आर कंसिडरेशन इज करेक्ट, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो दोनों साथ में नहीं चल रहे, सिंपल सी बात है, दोनों साथ में नहीं चल रहे, तो कैसे चल रहे होंगे, if not then blocks are moving separately या blocks are sliding over each other। एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन, ये भी याद रखना, विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन। तो अपने को पता है जब भी टू ब्लॉक वाला केस आएगा और अपने को बताया नहीं गया है कि यहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है या नहीं, तो अपन कैसे चेक करेंगे, पहले मानेंगे दोनों टुगेदर मूव कर रहे हैं और फिर देखेंगे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स कितना है, मिल गया। अगर ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम से कम है तब तो अपना कंसिडरेशन करेक्ट है, पर अगर ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम से ज़्यादा है तब तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब दोनों के पास अब एक ही कंडीशन बचा है कि दोनों सेपरेटली मूव करेंगे। इसमें भी सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन उस ब्लॉक का होगा जिस पे फोर्स लग रहा है, जिस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलो बढ़िया, ये समझ में आ गया होगा। तो कुछ न्यूमेरिकल्स करते ताकि अपने को और आइडिया मिले। यहाँ पे अपने को बोला है कि
ब्लॉक इफ म्यू एस बिटवीन द ब्लॉक्स, इन दोनों के बीच में म्यू एस कितना है, इन दोनों के बीच में म्यू का वैल्यू है 0.2 और ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में कितना है, म्यू इक्वल्स टू 0.1, है ना। अब अपने को क्या बोला है, अपने को पूछा है कि भाई फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स, कुछ नहीं बताया है, दोनों साथ में जा रहे हैं कि अलग अलग जा रहे हैं, मान लेते हैं दोनों साथ में जा रहे हैं। मैंने क्या बोला, कंसिडर कर लेते हैं, लेट एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स बी ए, दोनों का एक्सेलरेशन ए ले लेते हैं। अगर दोनों का एक्सेलरेशन ए लिया तो दोनों एक ही बॉडी हो जाएंगे, एक ही बॉडी हो जाएंगे तो भाई स्लाइड हो रहा है, देखना ग्राउंड तो उधर ही रहेगा, स्लाइड हो रहा है तो ग्राउंड से कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 3 + 2 कितना हो गया, 5 kg। राइट साइड में टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 15 न्यूटन। इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो तो कैंसल आउट हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, पर ग्राउंड से जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो थोड़ी कैंसल आउट होएगा, वो तो हो जाएगा ना म्यू इंटू mg। ग्राउंड पे जो नॉर्मल है वो तो इन दोनों की वजह से आ रहा है, तो 50, समझ में आया, म्यू इंटू 50, 5 × 10, और इन दोनों का एक्सेलरेशन कितना ले लिया अपन ने, a। अब यहाँ पे क्या करना है, बस इसे सॉल्व करना है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, म्यू कितना दिया है बेटा, म्यू दिया हुआ है ग्राउंड से 0.1, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा क्या, करेक्ट। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 15 - 5, 10/5 विच इज़ 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। चलो भैया मान लिया, दोनों को साथ में लेके जा रहे हैं तो 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर से भाग रहा है, पर ये कितना करेक्ट है पहले वो देख लेते हैं। अब पहले देखते हैं भाई 2 kg वाले ब्लॉक की बात करते हैं, सिर्फ 2 kg वाली ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि 2 kg वाला ब्लॉक जो है वो भी तो 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर से भागना चाहिए। अगर ये आया कंडीशन तो अपना कंसिडरेशन करेक्ट है, अदरवाइज नहीं। 2 kg वाले ब्लॉक पे तू ध्यान दे, 5 न्यूटन इधर लग रहा है ना। अब तुम्हारी मर्जी, देखो फोर्स दोनों पे लग रहा है, ज़्यादा फोर्स इस पे लग रहा है, तेज़ी से भागेगा, लेट सपोज, तो 2 kg पे फ्रिक्शन फोर्स भी किधर लगना चाहिए, आई एम अज्यूमिंग कि आगे लगना चाहिए। कितना लगेगा मुझे नहीं पता, एफ आगे लगना चाहिए क्योंकि साथ में मूव कर रहे हैं, और दोनों का एक्सेलरेशन कितना है, a। अब ये वाला बात आता है कि सर पीछे भी तो फ्रिक्शन लग सकता है, सही बात है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें मैथमेटिक्स आंसर दे देगा, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है आगे लग रहा है, आप एक कंसिडर करके बस आगे बढ़ो। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, 5 + Fs = 2 × एक्सेलरेशन कितना आया, 2 विच इज़ 4। तो Fs कितना है बेटा, Fs आया 4 - 5 विच इज़ -1। देख निगेटिव साइन आ गया ना, मतलब फ्रिक्शन ऐसे नहीं पीछे लग रहा है, बट जो अपना रिक्वायरमेंट है वो तो मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड का Fs कितना आया, 1 न्यूटन। और इन दोनों के बीच में चेक मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है सर म्यू विच इज 0.2 × नॉर्मल रिएक्शन विच इज 20, तो कितना 4 न्यूटन लग सकता है क्या, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 4 न्यूटन लग सकता है, और यहाँ पे दोनों को साथ में ले जाने के लिए रिक्वायर्ड कितना है, 1 न्यूटन। तो इसका मतलब 4 न्यूटन लग सकता है, मिल रहा है 1 न्यूटन, तो एकदम करेक्ट कंडीशन है, दोनों एक साथ एक एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ द 2 ब्लॉक्स इज 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में बता देना मेरे को, इसे फिर मैं किसी लाइव लेक्चर में या अपने डाउट डिस्कशन में अपन इसे क्लियर कर लेंगे। आगे क्या है, द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ऑल कॉन्टैक्ट सर्फेसेज, निकाल लो भाई। अब देखना यही फ्रिक्शन इसके ऊपर लग रहा होगा 1 न्यूटन, 3 kg पे पीछे की तरफ लग रहा होगा 1 न्यूटन, और ये फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, 5 न्यूटन। 3 kg को अगर सेपरेट में देखो, 3 kg को अगर आप सेपरेट देखो, 3 kg को अगर आप सेपरेट देखो तो 3 kg पे एक तो लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ, कितना न्यूटन, 5 न्यूटन, सही है, और एक फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल 10 न्यूटन। अभी हमने देखा कि 2 kg पे स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लग रहा है, पर रिजल्ट में -1 आया, मतलब पीछे लग रहा है। 2 kg पे स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो 3 kg पे किधर लगेगा, आगे, विच इज़ 1 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे अगर 3 kg अपन ने लिया, हाँ सही है, तो कितना हो जाएगा, 10 + 1 11 - 5 6, तो देखो इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर ही आएगा, आना ही चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं मैथमेटिकली आप रॉन्ग कर रहे हो। तो बस सारे फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में 1 न्यूटन और ग्राउंड के बीच में कितना, 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया हो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको और थोड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं, कुछ और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस लेके। अब अगर अपने को बोल दिया है कि भाई दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो ये है,
स्टैटिक फ्रिक्शन ये है, काइनेटिक फ्रिक्शन ये है, और ये कैसा सरफेस है अपने पास, स्मूथ सरफेस है। दोनों ब्लॉक का मास कितना है 1 kg 1 kg। इस तरफ एक फोर्स लग रहा है P, इस तरफ लग रहा है P/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ P सच दैट स्लाइडिंग अकर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स। स्लाइडिंग हो जाए ऐसा मिनिमम वैल्यू बताओ, यानी वो मैक्सिमम वैल्यू P का जब तक स्लाइडिंग ना हो, उससे थोड़ा सा ज्यादा करो तो स्लाइडिंग शुरू, समझे। मिनिमम वैल्यू ऑफ P सो दैट स्लाइडिंग स्टार्ट्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स, या इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P सो दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर जब मैक्सिमम मिनिमम का पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन कैसा ले लेंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन ले लेंगे Fs मैक्स। अब P देखो इस तरफ ज़्यादा है तो मान लो दोनों ब्लॉक इसी तरफ जा रहे हैं, लेट सपोज दोनों साथ में मूव कर रहे हैं विद सेम एक्सेलरेशन। हम लोग बाद में कैलकुलेट करके देख लेंगे, पर यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने को बोल दिया है ना कि वो फोर्स निकालो वैल्यू सो दैट दोनों एक साथ ट्रैवल करें। तो यहाँ पे बोल ही दिया है तो अपन A निकाल लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो स्मूथ ऐसे नीचे सरफेस ये हो गया 2 kg का ब्लॉक, इस तरफ लग रहा है फोर्स P, इस तरफ कितना लग रहा है P/2, और ब्लॉक इधर एक्सिलरेट हो रहा है A से। तो अपन A कितना लिख सकते हैं, P माइनस P/2 विच इज P/2 डिवाइड बाय 2, P/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपने क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ P ना, तो A तो पता नहीं है तो अभी क्या कर लेते हैं 1 kg का, ऊपर वाले 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ऊपर वाले 1 kg के लिए P/2 लग रहा है लेफ्ट में, राइट में मूव कराने के लिए कोई तो फोर्स राइट में लेके जाना चाहिए ना, तो ये Fs मैक्स लगना चाहिए राइट में, और एक्सेलरेशन कितना है A। तो आप क्या लिखोगे Fs मैक्स कितना हो जाएगा म्यू विच इज 0.75 इंटू mg, इसका mg कितना हो जाएगा 10 विच इज 7.5, करेक्ट है 1, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं अपन लिख सकते हैं 7.5 विच इज 15/2, क्या 15/2 माइनस P/2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू A, सही है। तो अपने पास क्या हो जाएगा 15 माइनस P इज इक्वल्स टू 2A। A कितना आया P/4, तो ये कितना हो जाएगा P/2। आप इसे ले जाओगे P/4, हाँ P/2, तो 15 इज इक्वल्स टू 3P/2 हो गया क्या, और इसे सॉल्व करेंगे तो P कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। तो P का वैल्यू कितना आ जाना चाहिए बेटा 10 न्यूटन आ जाना चाहिए, एंड दैट इज आवर आंसर। ठीक है, मेरे को बता देना चैट में कि तुम लोगों को, चैट में मतलब कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता देना कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया या नहीं, सो दैट अपन क्लास में भी इसे डिस्कस कर लेंगे अगर ये चीज़ नहीं जमी। तो ये 3/2 और P कितना आ जाएगा, P वुड बी 10 न्यूटन। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है पर मज़ेदार है। म्यू का वैल्यू कितना है 0.3, इस पे लग रहा है 10 न्यूटन और नीचे वाला सरफेस है स्मूथ, और इसका जो लेंथ दिया वो दिया हुआ है 3 मीटर 8 kg वाले ब्लॉक का। अब देखो इसमें बोल दिया है कि कितना टाइम लगेगा इसको दूसरे एंड तक पहुँचने में, मतलब क्वेश्चन से ही अपने को समझ में आ रहा है कि रिलेटिव स्लाइडिंग होगा। रिलेटिव स्लाइडिंग होगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। बट द कैच इज देयर, अगर ये आगे मूव करना चाह रहा है, जो कि करेगा क्योंकि 10 न्यूटन उस पर लग रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे, सही है। पर 8 kg वाले पे फ्रिक्शन कैसा लगेगा, आगे, है ना। अरे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अब 8 kg वाला भी भाग रहा है और 2 kg वाला भी भाग रहा है। अब इसको 2 kg वाले को इस एंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा वो बताना है। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन तो हो ही रहा है, पर दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं, एक रुका है दूसरा मूव कर रहा है, तो बहुत आसान होता है, ये भी मूव कर रहा है ये भी मूव कर रहा है, तो दोनों का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट सपोज कि मेरा जो A वाला ब्लॉक है ना 2 kg वाला ब्लॉक है, 2 kg वाले का एक्सेलरेशन ले लेता हूँ A1 एंड 8 kg वाले का एक्सेलरेशन कितना ले लेते हैं A2। यहाँ से अगर हम देखें तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा म्यू इंटू mg इनके बीच का लेंगे विच इज़ 20। म्यू दिया हुआ है क्या अपने को, म्यू 0.3 दिया हुआ है, तो 0.3 कितना हो जाएगा 6 न्यूटन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है 6 न्यूटन। तो आ जाओ भाई 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इधर कितना लग रहा है 10 न्यूटन, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है 6 न्यूटन, और ये एक्सेलरेट हो रहा है आगे A1 से। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, A1 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 विच इज़ 4 डिवाइड बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और 8 kg का अगर फ्रिक्शन अपन निकाले, 8 kg का एक्सेलरेशन नॉट फ्रिक्शन,
तो इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है विच इज़ 6 न्यूटन वाला फोर्स, और इसका एक्सेलरेशन है a2। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे a2 का वैल्यू, a2 कुड बी रिटन एज फोर्स बाय मास, तो ये हो जाएगा 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ग्राउंड से अगर कोई चचा इधर खड़े होके इसको देख रहा है, ठीक है, और या कोई बंदा है जो 8 kg वाले ब्लॉक पे ही बैठ के इस पूरे मोशन को देख रहा है, दोनों के लिए टाइम सेम होगा, क्योंकि टाइम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में एक रिलेटिव क्वांटिटी नहीं, एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। तो आप किसी भी फ्रेम में चले जाओ, टाइम विल रिमेन सेम। तो मैं क्या करता हूं, अपन ना 8 kg के फ्रेम में चले जाते हैं, तो इन 8 kg फ्रेम, अब आप चाहो तो रिलेटिव मोशन लगा लो, या चाहो तो आप कैसा लगा लो, यहाँ पे सूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, दोनों ही कॉन्सेप्ट लगा लो, दोनों ही कॉन्सेप्ट में आपका आंसर सेम आएगा कि 8 kg के फ्रेम में बैठ के 2 kg का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो 2 kg का पहला एक्सेलरेशन देख, समझा, 2 kg का अगर मैं पहले एक्सेलरेशन बनाऊं तो 2 kg का ग्राउंड फ्रेम में कितना एक्सेलरेशन था, a1। अब मैं 8 kg के फ्रेम में आया तो 8 kg का निगेटिव एक्सेलरेशन इसे ऐड हो जाएगा ना, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a2। तो इन 8 kg फ्रेम एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg कितना हो जाएगा, a1 माइनस a2। a1 कितना है 2, a2 कितना है 3/4। आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाना चाहिए, 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियली ये रेस्ट पे था, u इक्वल्स टू 0, और 8 kg के फ्रेम में फायदा क्या है, 8 kg वाले ब्लॉक को मालूम है कि इस एंड से इस एंड तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सिर्फ 3 मीटर। तो विथ रिस्पेक्ट टू 8 kg इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 3 मीटर्स हो जाएगा, और अपने को टाइम फाइंड आउट करना है। कितना ईजी हो गया, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ से t स्क्वायर कितना आ जाएगा, t स्क्वायर आ जाएगा 8 3 24/5, 24/5, और स्क्वायर रूट ले लो तो t इक्वल्स टू कितना आ गया, √24/5 सेकेंड्स। यस, दिस इज आवर आंसर, है ना। मज़ेदार क्वेश्चन लगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके मॉड्यूल में, आपको मिल जाएंगे, सेंगेज की बुक्स में मिल जाएंगे, वहाँ के ही क्वेश्चन है। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना। एटलीस्ट सेंगेज की बुक वाले क्वेश्चंस तो ज़रूर ट्राई कर लेना, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद भी अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आया तो HC वर्मा बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस टॉपिक के। मिलते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन का। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। 2 ब्लॉक है M1 M2, दोनों को एक स्प्रिंग से अपन ने कनेक्ट कर दिया है। नीचे एक ब्लॉक है, ये नीचे वाला ब्लॉक स्मूथ सरफेस पे रखा है, ठीक है ना। बट इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में M1 M2 और ये जो नीचे येलो वाला ब्लॉक है, इनके बीच में फ्रिक्शन है, और मान लेते हैं कि इनके बीच में जो फ्रिक्शन है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। दोनों के लिए म्यू है, पर दोनों के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि इसका नॉर्मल है M1G और इसका नॉर्मल है M2G। अभी तो ये क्या बोला हुआ है, अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग है, तो मतलब कोई भी स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा है। अब अपने को बोला है कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इधर स्टेटमेंट है स्प्रिंग विल बी स्ट्रेच अगर एक्सेलरेशन ऑफ द येलो ब्लॉक वुड बी ग्रेटर देन म्यू जी। स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड अगर एक्सेलरेशन ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू जी, और ये सी और डी ऑप्शन। अब इसमें अपने को बोला है कि कब ये दो ब्लॉक्स कंप्रेस या स्ट्रेच होंगे। आप ज़रा देखो, हमने पढ़ा था कि जब भी ऐसा मोशन होगा पहले तो हम ये अज्यूम करेंगे कि सब एक साथ चल रहे हैं, यानी ये M1 M2 अभी अनस्ट्रेच लेंथ पर है, अनस्ट्रेच स्प्रिंग है, अभी ये इसके साथ ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, अपन मान लेते हैं। क्योंकि इसको और प्रोसीड करने का तरीका नहीं है ना, पहले अपन ये मान के चलेंगे, क्या पता इसी से आंसर आ जाए तो फिर बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, वरना ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें सोची जा सकती हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं, ठीक है ना। अपने को एक अप्रोच तो चाहिए ना। अप्रोच क्या है, सबसे पहले मान लो सब लोग कैसे जा रहे हैं, सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, ठीक है। सेम एक्सेलरेशन से जाने का मतलब M1 और M2, देख नीचे वाला ब्लॉक तो आगे भाग रहा है, नीचे वाला ब्लॉक आगे भाग रहा है रिलेटिवली, तो M1 M2 पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ, क्योंकि इन्हें इसके साथ साथ जाना है ना। तो M1 पे भी फ्रिक्शन आगे लगेगा जो कि स्टैटिक हो जाएगा, FS1 लिख देता हूँ। दोनों पे सेम फ्रिक्शन लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग है, और फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल एंड म्यू पे डिपेंड करता है। म्यू सेम है, नॉर्मल अलग है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले भैया इसको हटाओ, और नहीं, म्यू यहाँ से अपन क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो अब अपने पास क्या बचा, फ्रिक्शन फोर्स दिखाना है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है FS2। मुझे नहीं पता कितना लग रहा है, मुझे पहले निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, FS1 का मैक्सिमम और
Fs2 का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। इस झंझट से तो पहले छुटकारा पा लेते हैं, बाद में कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम फ्रिक्शन इन दोनों ब्लॉक के बीच में कितना लग सकता है, म्यू इंटू m1g, सही है। एंड मैक्सिमम फ्रिक्शन M2 और इस ब्लॉक के बीच में कितना लग सकता है, म्यू इंटू m2g, सही है सर। अब देखो सारे के सारे ब्लॉक, इसका कुछ मास दिया नहीं है तो इसको मासलेस ही मान लेते हैं अभी के लिए, कुछ मास गिवन नहीं है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स वुड बी एक्सेलरेशन ऑफ एवरी ब्लॉक, ध्यान देना, एक्सेलरेशन ऑफ एवरी ब्लॉक इज टोटल मास बोल रहा हूँ रे, टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास ना। तो एक्सेलरेशन ए तो अपने को गिवन है, ए तो निकालने की जरूरत नहीं है, ए तो क्वेश्चन में ही गिवन है, तो इसको भी ए अपन ने मान लिया। पर Fs1 अपन क्या लिख सकते हैं, Fs1 शुड बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड Fs2 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी इतने फ्रिक्शन फोर्स की नीड है यहाँ पे, और कितना दे सकता है, इतना दे सकता है। अब देखो ये दोनों अगर साथ साथ चल रहे हैं तो इनमें कोई ना तो कंप्रेशन होगा ना इलॉन्गेशन होगा। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि ये फ्रिक्शन फोर्स या तो मैक्सिमम से कम हो या तो इसके बराबर हो। तो फॉर आवर कंसिडरेशन, सो अपन बोल सकते हैं ना, फॉर ब्लॉक्स टू मूव टुगेदर, अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो Fs1 है ना, ये Fs1 ये लेस देन इक्वल्स टू Fs1 मैक्स होना चाहिए। एंड ये जो Fs2 है इसके लिए भी अपन बोल सकते हैं दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू Fs2 का मैक्स वैल्यू। अब दोनों के अंदर वैल्यू पुट करके देखो, ये क्या हो जाएगा, m1 है, ये हो जाएगा म्यू m1g, m1 कैंसिल, यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, a इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू जी, और यहाँ से भी आप देख लो a इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू जी। यानी जब तक a का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू म्यू जी है तब तक ये दोनों ब्लॉक बिना किसी दिक्कत के एक साथ मूव करेंगे, ना तो स्प्रिंग में इलॉन्गेशन आएगा ना कंप्रेशन आएगा। तो स्टेटमेंट किससे मैच कर रहा है भाई, a लेस देन, स्प्रिंग विल नीदर बी कंप्रेस्ड नॉर बी स्ट्रेच फॉर a लेस देन इक्वल्स टू म्यू जी। ये तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। पर देखो एक और स्टेटमेंट अपने को दे दिया है, क्या दे दिया है, स्प्रिंग विल बी इन इट्स नेचुरल लेंथ अंडर ऑल कंडीशन। ऑल कंडीशन मतलब a ग्रेटर देन म्यू जी हुआ तब क्या होगा, अगर ये a जो है ये ग्रेटर देन म्यू जी हुआ तब क्या होगा, अगर ये a ग्रेटर देन म्यू जी हो गया, ध्यान दे a क्या हो गया, ग्रेटर देन म्यू जी हो गया, तो Fs1 क्या हो जाएगा, m1 म्यू जी से ज़्यादा हो जाएगा। समझ, इफ मैं बोल रहा हूँ इफ, ध्यान दे, इफ a इज ग्रेटर देन म्यू जी अगर हो गया तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे दोनों को साथ साथ चलने के लिए Fs1 कितना हो जाएगा, Fs1 वुड बी ग्रेटर देन m1 म्यू जी, एंड Fs2 जो सेकेंड ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है दिट शुड बी ग्रेटर देन म्यू m2g। पर हम लोग ने देखा कि मैक्सिमम तो इतना लग ही सकता है म्यू m1g एंड म्यू m2g, पर यहाँ पे अपने को ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन a विच इज़ नॉट पॉसिबल ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन ही लग सकता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो क्या होगा सर, तो अब अपने को पता है जब ये नहीं होगा तो क्या होगा, दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से भागेंगे बस। तो बोथ ब्लॉक्स विल मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन, बोथ विल मूव विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन, यानी रिलेटिव स्लाइडिंग होगी। क्या होगी, रिलेटिव स्लाइडिंग, डिफरेंट एक्सेलरेशन। रिलेटिव स्लाइडिंग होगी तो मान लेते हैं m1 की स्लाइडिंग के वजह से इसका एक्सेलरेशन है a1, m2 की स्लाइडिंग के वजह से इसका एक्सेलरेशन है a2। अब ये आगे भाग रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे Fk1 और इसके ऊपर भी लगेगा पीछे Fk2। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला तो सेम होता है चाहे वो किसी भी एक्सेलरेशन से भाग रहा हो, विच इज म्यू m1g, और ये कितना हो जाएगा, म्यू m2g। पर देखो अगर ये दोनों आगे भाग रहे हैं ना, अगर दोनों आगे भाग रहे हैं तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे कैसे लग सकता है, कोई और तो फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो अपन बोलेंगे कि वैसे तो आप ये इस जगह पे भी कंसिडर करके सॉल्व करोगे ना तो गलत नहीं होगा, पर जस्ट टू बी फैक्चुअली करेक्ट मैं बता देता हूँ, अगर ये आगे भाग रहा है एक्सेलरेशन तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी किधर लगना चाहिए, आगे। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ये आगे भाग रहा है तो बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन भी किधर लगेगा, आगे। अब देख काइनेटिक फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय मास, तो ये कितना आ जा रहा है, म्यू जी। अरे
A2 भी देख लो, A2 भी क्या म्यू जी आ रहा है क्या? अरे यार दोनों ब्लॉक अगर रिलेटिव स्लाइडिंग करने लगे तो क्या दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम आ गया? और जब तक रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं कर रहे थे तब भी दोनों का एक्सेलरेशन सेम था। तो इसका मतलब यहां पे चाहे रिलेटिव स्लाइडिंग हो या ना हो, दोनों सेम एक्सेलरेशन से ही आगे बढ़ेंगे। अगर दोनों सेम एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहे हैं तो सेम डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी स्प्रिंग कभी भी स्ट्रेच और कंप्रेस होगी ही नहीं। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन सी नहीं है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, स्प्रिंग विल बी इन इट्स नेचुरल लेंथ अंडर ऑल कंडीशंस। ठीक है, तो बस ये था लास्ट क्वेश्चन और इस सेशन का, इस एनएलएम सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आप टेलीग्राम लिंक मैंने दे दिया है इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ ज्वाइन करके आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। और हम लोग ने वर्क पावर एनर्जी की सीरीज शुरू कर दी है, उसको देखना मत भूलना। और आपके कोई सजेशन होंगे तो प्लीज़ मेरे को बताना चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। शेयर कर दो सारे वीडियोस को सारे अपने ग्रुप में जहाँ जहाँ आपके फ्रेंड्स हैं। मिलते हैं अपन तब तक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए की प्रैक्टिसिंग। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।